उमैर साहब, ये जो कल एहतजाज होगा तो क्या आपको नहीं खदशा कि कल का जो एहतजाज है इससे भी जिन एंटी पाकिस्तान फोर्सेस का आप जिक्र कर रहे हैं तो वो इसका भी फ़ायदा उठा सकती हैं और कोई ना कोई ऐसा वाक़या कर सकते हैं कि जिसका पाकिस्तान को भी नुकसान, आपको भी नुकसान, हमें भी नुकसान? देखें, मेरी ज़ाती राय लें तो तहरीक इंसाफ ने जो अचीव करना था तहरीक इंसाफ ने कर लिया, और तहरीक इंसाफ ने हाईलाइट भी कर लिया कि हुकूमत की हठधर्मी क्या है, और वो सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जिस तरह से देख रही है, अली अमीन इसमें पिपिटल रोल प्ले कर रहे हैं। अगर इन्हें मौका मिल जाता है, डॉक्टर की एक्सेस दे देते हैं तो वेल एंड गुड, वरना इन्हें जो है ना इसको बिल्कुल रिकन्सिडर करना चाहिए। जिस तरह से मौलाना साहब दूसरे कह रहे हैं 17 की कॉल दे दें। देखें, गवर्नमेंट ऑलरेडी परेशान है, 10,000 बंदा ये 3 दिन से पहले खड़ा करके बैठे हुए हैं। जुमेरात वाले दिन कौन रोकेगा तहरीक इंसाफ को? बात है खान साहब की जान अजीज है, तो ये आपका ख्याल है, आपका ख्याल है बैलेंस करें। आपका ये ख्याल है कि 15 अक्टूबर की बजाय तहरीक इंसाफ को अपनी एहतजाज की कॉल 17 अक्टूबर पे ले जानी चाहिए? 17 को कर सकती है। देखिए, मैं समझता हूँ जो हदफ अचीव करना था तहरीक इंसाफ ने कर लिया है और तहरीक इंसाफ ने दिखा दिया। अब हुकूमत इस वक्त ज़्यादती कर रही है और इस वक्त तहरीक इंसाफ अपना बड़ापन दिखाए। देखें, बचाने वाली ज़ात अल्लाह की, इमरान खान की जान अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह चाहेगा तो इमरान खान ने महफूज रहना है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, ठीक है। तो जब ज़ात उसकी हिफाजत करने वाली मौजूद है तो हमें अपने जो है ना सारे कंसर्न्स को देख के एक मुस्बत फैसला करना चाहिए। जी, बिलाल कियानी साहब वो कह रहे हैं जी कि ज़ाती राय का इजहार किया कि 15 की बजाय हम 17 अक्टूबर पे चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन वो कह रहे हैं जी कि हुकूमत भी हठधर्मी का मुजाहरा कर रही है। देखिए आमिर मीर साहब, बात ये है कि ज़ाती आरा तो PTI के अंदर जितने मुँह हैं उतनी बातें हैं। आप यहाँ पे 5 बंदे इनकी सीनियर भी बिठा देंगे ना तो एक कोई भी आप सवाल करेंगे तो पाँचों के मुँह से मुख्तलिफ बात निकलेगी। मगर हकीकत ये है कि पहले की तरह, और इनके जितने भी न्याजी साहब इनके रिलेटिवली मुनासिब और रीज़नेबल लोगों में से कि मगर इस तरह के लोगों की PTI में जगह नहीं है। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। आपको याद है इस्लामाबाद के जलसे पे अली अमीन गंडापुर साहब ने खड़े होकर सहाफ़ियों को गालियाँ निकाली, ख़वातीन को गालियाँ निकाली, आइन को गालियाँ निकाली, और उस दिन काफ़ी मीडिया की तरफ से भी उसके ऊपर तनकीद हुई। तो अगले दिन गौहर अली खान साहब ने फ्लोर ऑफ द नेशनल असम्बली पर खड़े होकर माफ़ी मांगी कि जी मैं अनकंडीशनली अपोलोजाइज़ करता हूँ। वॉकआउट करके थे साफ़ी, वापस आ गए थे। शाम को अडयाला से इमरान खान साहब का बयान आया था कि अली अमीन गंडापुर ने एक एक जो बात की है वो सही की, और अगर उसकी बातों के लिए कोई भी माफ़ी मांगता तो वो बेशक जमात छोड़ जाए। तो PTI इज़ इमरान खान एंड अली अमीन गंडापुर। इमरान खान की ख्वाहिश अली अमीन गंडापुर साहब का तरीक़ाकार है, बात है, ज़ुबान है, बदमाशी है, गुलेलें, डंडे, टेयर गैस है। और अभी तक इनफरादी आरा तो आज रात के 8 बज गए ना, या आप अब तो देखिए, और कल इनकी एहतजाज की कॉल है तो ऑफिशियली तो उन्होंने कॉल ऑफ नहीं की ना। अभी तक तो यही है कि आज इजलास हुआ, तैयारियां की, इन्होंने ये की। अभी तक तो वो अपनी बदमाशी पर कायम है। देखिए, बात यह है कि इन्होंने बाज नहीं आना, और अब भी हम बार बार इस तरह एक बिगड़े हुए बच्चे को बार बार पैंडर नहीं कर सकते कि एक बिगड़ा हुआ बच्चा बार बार रो रहा है तो उसको अब मनाने चले जाएं। रियासत के और बड़े काम हैं, ये मुल्क के लिए बहुत बड़ा मौका है। इनको भी इस चीज़ की समझ होनी चाहिए कि आज फॉरेन मीडिया भी आया हुआ है, फॉरेन लीडर्स आए हुए हैं। आज आप उस चीज़ को, इंडियन जर्नलिस्ट भी आए हुए हैं। जी जी, देखिए, आप दीगर ममालिक से जर्नलिस्ट आए हुए, लीडर्स आए हुए। तो क्या आप ये चाहते हैं कि ये बात खबर बने आपके अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, या आप इससे बाज आके इस दौरे के अंदर कोई मेच्योर तरीके से कोई अपनी कंट्रीब्यूशन करें या उसको सपोर्ट करें, या कहें कि ये हम चाहते हैं कि मुल्क के मफाद के अंदर इसके अंदर जो बायलैटरल मीटिंग्स होती हैं वो भी कामयाब हों, SCO का समिट भी कामयाब हो, पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग भी हो, जो डिप्लोमेटिक रिलेशन हमारे मजबूत होने, और जो इस समिट के नतीजे में रीजनल कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन या ट्रेड के हवाले से बेहतरी आ सकती है, वो आनी चाहिए। इस तरह के बयानात देने के बजाय ये फिर से डंडे गुलेलों पे आ गए। तो देखिए, अब नहीं मुतहम्मिल हो सकते हैं मजीद इसके कि अब हम इस चीज़ को बार बार बर्दाश्त करें, या इस तरह की इलीगल एक्टिविटी को, जहाँ पे खुद तो ये कमरों में बैठ जाते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, और कारकुनों और आम शहरियों को ये उकसा कर आगे कर देते हैं इलीगल काम करने के लिए। खुद ये सारे वर्क फ्रॉम होम करते हैं। आपने इस्लामाबाद के जलसे में भी देखा था, अली अमीन गंडापुर साहब भी आके राइट लेफ्ट खिसक गए थे, फिर 2 दिन सफाइयाँ देते रहे थे, और उनकी सारी क़यादत घर से बैठ के जूम पे टॉक शोज कर रही थी। अच्छा, अब कामरान मुर्तज़ा साहब, ज़रा हम आ जाते हैं 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे। तो आपका भी मुसवदा सामने आ गया है और हुकूमत का मुसवदा यानी कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का मुसवदा भी सामने आ गया है। अब इसमें हमें तो काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा है, क्योंकि जो आपका मुसवदा है उसमें कहा जा रहा है कि आइनी नौयत के मुकदमात की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में खुसूसी आइनी बेंच तश्कील दिए जाएँ, और सुप्रीम कोर्ट में आइनी बेंच चीफ जस्टिस और 4 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल होना चाहिए, और हाई कोर्ट्स में भी आइनी बेंच चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल होना चाहिए। जबकि जो हुकूमत का जो
बिल है जो ड्राफ्ट है, उसमें कहा गया है कि आईनी अदालत का चीफ जस्टिस 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी सीनियर तरीन जजेस में से करेगी और जजेस को निकालने के लिए वफाकी आईनी कौंसिल तश्कील दी जाएगी और वफाकी आईनी अदालत में जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 67 साल होगी, यानी कि 67 साल होगी। आईनी अदालत का चीफ जस्टिस 3 साल के लिए तैनात होगा। तो हमें काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा है। अब क्या मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो इन दोनों ड्राफ्ट्स को सामने रख के कोई इत्तेफाक राय पैदा करने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, इत्तेफाक राय तो बिल्कुल एब्सोल्युटली तो नहीं कह सकते, मगर हम नज़दीक आ रहे हैं। ये शायद 1-2 दिन में ब्रेक थ्रू होगा। कल कराची में एक मीटिंग है और परसों शायद मौलाना लाहौर जा रहे हैं, तो मैं भी साथ हूँगा, उनके कराची में भी शायद साथ ही हूँगा। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। आज भी 1 घंटा 1.5 घंटा पहले पीपल्स पार्टी के साथ जूम पे यहीं से मीटिंग में कर रहा था, इस पे अपना वीडियो लिंक पर। तो बात कुछ आगे बढ़ रही है और हमारा जो है नुक्ता नज़र ये है कि 150 केसों के लिए जो है वो एक पूरी अदालत बना देना, हालांकि बेंच भी जो है ना वो मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा है और 150 अगर केसों को अगर मैनेज करना चाहें तो ये अगर अटॉर्नी जनरल साहब जाके या लॉ मिनिस्टर साहब जाके चीफ जस्टिस को रिक्वेस्ट कर लें कि इन केसों को पहले निकाल लें या आप इनके लिए स्पेशल बेंच बना लें, तो मेरा ख्याल है ये रेगुलेट किया जा सकता है मामला, इवन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर भी। मगर स्टिल अगर आप इस पर कोई अमेंडमेंट्स चाहते हैं तो उसका आसान तरीका ये है कि आप बेंचेस बना लीजिए, उन जजेस को अलहदा कर लीजिए। उसका फार्मूला डिफरेंट हो सकता है। हम कह रहे हैं कि सीनियर जजेस 5, आप ये कह लें कि जी चलें चारों सूबों को नुमाइंदगी दे दें, इसके ऊपर भी बात हो सकती है। मगर वो एक मुल्क के अंदर एक ही चीफ जस्टिस होता है, सूबों में एक ही चीफ जस्टिस होता है और ये नहीं होता कि एक अदालत के पास जो है ना फिर और अदालतें आपस में जो है ना दायरे अख्तियार पे जो है ना डिस्प्यूट्स पैदा कर लें और पहले जो है ये मुल्क जो है जिसकी बुनियादें हिली हुई हैं एक नए मसले के अंदर चली जाए, तो ये इस तरह से बड़ा जो है मुश्किल हो जाएगा। इसको पहले आप एक एक्सपीरियंस कर लीजिए, इसी बेंचेस की शक्ल में देखते हैं कि क्या होता है मामला। तो आगे चल के फिर कोई अगर कोई बहुत ही अच्छी बात है, आपका आइडिया बहुत अच्छा है, तो आगे चल के इसको किसी स्टेज पे 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल के बाद जो है कहीं पे मुमकिन ऐसा हो जाए, मगर स्टिल जो है ना वो आप एक्सपीरियंस ना करें। कामरान साहब, ये जो हुकूमत के ड्राफ्ट में कहा गया है कि वफाकी आईनी अदालत में जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 67 साल 67 ईयर्स होगी, तो इसका मतलब है कि वो रिटायरमेंट की एज को बढ़ा रहे हैं। इसका क्या मकसद आपको नज़र आता है? इसका किसको फ़ायदा होगा? इसका पर्सन स्पेसिफिक है ना, पर्सन स्पेसिफिक है। हामिद मीर साहब अच्छे नहीं लगते, कामरान साहब अच्छे लगते हैं, या नियाजी साहब अच्छे लगते हैं, या मलिक साहब अच्छे लगते हैं, तो फिर इस तरह से अगर करेंगे तो फिर जो किसी और की गवर्नमेंट आएगी वो फिर अपना फार्मूला बना लेंगे इसी तरह से। तो ये सोच के न करिए कि कौन कौन जजेस इस वक्त मौजूद हैं, कौन से जज के बारे में इनका जो है ख्याल है या खाम ख्याल है कि वो जज जो है ना किसी ख़ास सूरत हाल के अंदर क्या करेगा। इसको छोड़ दीजिए, मामला जो है ना वो अल्लाह के ऊपर रखिए और इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा। आप सिर्फ सीधा रास्ता इख्तियार करिए। ये जो ड्राफ्ट है, हुकूमत का जो ड्राफ्ट है, इस ड्राफ्ट को सामने रखकर आप ये कह सकते हैं कि काजी फायद ईसा साहब वाकई रिटायरमेंट के लिए राज़ी हो चुके हैं या वो वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस बनना चाहते हैं? देखिए, अभी तो उन्होंने टिकट करवाया है इस्तांबुल का भी और उसके बाद उम्रे का भी, ये मेरी ज़ाती उस पर इल्म में है। तो इस्तांबुल में उनकी हमशीरा बीमार हैं, वो जाना चाह रहे हैं। उसके बाद आगे तो अमल से तो लग रहा है कि वो रिटायरमेंट के लिए ज़हनी तौर पे तैयार हैं और 25 तारीख़ जो है ना इंशाल्लाह ताला जो है वो उनको फेयरवेल करके बार की तरफ से उनको इज़्ज़त से एहतराम से रुखसत किया जाएगा और उसके बाद भी जो अगला अमल है वो भी पूरा जो है वो दस्तूर के मुताबिक, कानून के मुताबिक अंजाम पाए, ताकि कम से कम ये नॉन इशू पे जो कौम बटी हुई है, तकसीम हुई है, ये ख़त्म हो और हम कोई दूसरे काम कर सकें जिसका कोई फ़ायदा भी होता है।